जय हिंद साथियों, अपन पढ़े थे राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में अपने बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक स्वरूप की। भौतिक स्वरूप में भौतिक स्वरूप भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे। भौतिक स्वरूप में मैंने चारों भौतिक प्रदेश है, मरुस्थल, अरावली, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग और मैदान, मतलब पूर्वी मैदान, ये अपने भौतिक प्रदेश हैं चार। इन भौतिक प्रदेशों को आज अपने विस्तृत रूप से, जैसे सबसे पहले अपन उठाएंगे मरुस्थल, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर का सबसे फेवरेट जोन रहता है मरुस्थल। अगर मरुस्थल आपने ढंग से पढ़ लिया और दूसरा अरावली ढंग से पढ़ा तो अपने भौतिक स्वरूप से कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो आज अपने सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भौतिक स्वरूप के अंदर सबसे पहला जो पोर्शन है वो संभालेंगे अपने आज मरुस्थल को। मरुस्थल तो अपने पढ़ने का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले अपने क्या पढ़ेंगे, इसकी उत्पत्ति पढ़ेंगे। तो अपने उत्पत्ति तो इसके बारे में पढ़ ली थी कि मरुस्थल की जो उत्पत्ति हुई थी कब हुई थी, जो नियोजोइक कालखंड के अंदर। इसकी जो उत्पत्ति थी वो कब हो रही है, नियोजोइक महाकल्प के अंदर क्या हो रही है, इसकी उत्पत्ति हो रही है। अगर वो कल्प पूछे तो कौन सा कल्प है, प्लेस्टोसीन कल्प आ जाएगा या युग आ जाएगा। ये चीज अपने यहां तक अपने डिस्कस कर चुके थे। उसके अलावा अगर बात की जाए, अब अपने बात करेंगे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कैसे हुई थी, ये अपने को पता करना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस उत्पत्ति का कालखंड बताइए या महाकल्प बताइए, वो तो आप बता दोगे। उत्पत्ति कैसे हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है। तो सबसे पहले अपने बात करें कि उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है। विश्व के अंदर अगर देखा जाए, ये सबसे पहले जो पृथ्वी है इस प्रकार से एक पृथ्वी के ऊपर भूखंड था और इसको नाम दिया गया था क्या, पेंजिया। इसको नाम दिया गया था पेंजिया। और पेंजिया ये इसके आसपास में जो पानी इकट्ठा हुआ था, ये वाला पूरा भूखंड है, इसको नाम दिया गया था पेंथालासा। लगी जो स्थल खंड था, स्थल भाग, इसको तो नाम दिया गया था क्या, पेंजिया। और जो जल भाग था पूरी पृथ्वी के ऊपर उसको नाम दिया था पेंथालासा। ये जलमंडल बोल सकते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल या जलमंडल इसको अपने बोल सकते हैं। अब देखो इसके पेंजिया के दो टुकड़े हुए। सबसे पहले पेंजिया के दो टुकड़े हुए थे, ये वाला भाग अलग हो गया, ये वाला भाग अलग हो गया। यहाँ पे अथाह जलराशि थी। इस जलराशि को किस नाम से जाना जाता था, टेथिस सागर के नाम से, टेथिस सागर के नाम से इसको जाना गया था। क्लियर। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले क्या भूखंड है, इसका नाम क्या था, पेंजिया। इसके आसपास में जो पानी भरा हुआ था उसको क्या नाम दिया गया था, पेंथालासा। अब क्या हुआ, इसके बीच में जब विभाजन हो गया, पेंजिया का विभाजन होता है, इसके बीच में क्या होगा, पानी अथक जलराशि भर गई, इसको क्या नाम दिया गया, पेंथालासा। अब क्या हुआ, प्लेट विवर्तन एक सिद्धांत है, उसके तहत अगर देखा जाए तो इन भूखंडों के अंदर क्या हुआ, विभाजन हुआ और धीरे धीरे ये बंट गए थे। जैसे इस भाग में बंट गया, ये बंट गया, इस प्रकार ये बंट गया। तो ये 7 भागों में बंट गया था। जो स्थल भाग जो है, पेंजिया जो है, ये पहले तो देखो क्या हुआ कि ये 2 भागों में बंटा, तो इसका नाम तो क्या रख दिया, उत्तरी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया, पहले ये 2 भागों में इसका क्या नाम रखा, उत्तरी पेंजिया। और ये जो दक्षिण है इसे दक्षिण पेंजिया का नाम दिया गया था। क्लियर भाई, ये 2 भागों में बंटा, उत्तरी पेंजिया में और दक्षिणी पेंजिया में। अब उत्तरी पेंजिया के लिए क्या नाम शब्द यूज किया गया था, इसके लिए अंगारा लैंड नाम शब्द प्रयोग में लिया गया था। किसके लिए, उत्तरी पेंजिया के लिए। और दक्षिणी पेंजिया के लिए गोंडवाना लैंड, ये दक्षिणी पेंजिया के लिए नाम प्रयुक्त किया गया था। तो ये चीज आप ध्यान में रखना है कि उत्तरी पेंजिया के लिए क्या नाम शब्द प्रयोग में लिया गया था, उसके अलावा दक्षिणी पेंजिया में क्या शब्द प्रयोग में लिया गया था। अब देखो, जब अंगारा लैंड का विभाजन हुआ और दक्षिणी जो पेंजिया है उसका जब विभाजन हुआ तो गोंडवाना लैंड, ये दक्षिणी पेंजिया को किस नाम से जाना गया था, गोंडवाना लैंड के नाम से, और उत्तरी पेंजिया को अंगारा लैंड के नाम से। अब देखो टोटल ये पेंजिया है, इस पेंजिया के विभाजन से क्या हुआ, जो पेंजिया है, पेंजिया के विभाजन से बना टोटल क्या बने, 7 महाद्वीप। अब देखो क्या हुआ, पेंजिया के विभाजन से क्या महाद्वीपों के निर्माण हुआ था।
पेंजिया के विभाजन से क्या हुआ, महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। और कौन कौन से महाद्वीप है, सबसे पहले अपने 7 महाद्वीपों के नाम पता होना चाहिए। अब कई बार तो बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि महाद्वीप कौन से, टोटल 7। तो महाद्वीपों के नाम देखो, सबसे पहले 7 महाद्वीप। नंबर 1 पे कौन सा, एशिया महाद्वीप, क्लियर। नंबर 2 पे अगर बात की जाए यूरोप। नंबर 3 पे अगर बात की जाए यूरोप के साथ में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उसके अलावा अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया, ये ध्यान रखना। अब बच्चों को यहां तक तो ठीक है, अब बच्चों को कहां पर आके दिक्कत होती है, अंटार्कटिका में दिक्कत आ जाती है। अंटार्कटिका ये महाद्वीप है, न कि महासागर, इसको ध्यान रखना। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो टोटल 7 महाद्वीप है। तो नाम ध्यान रखना क्या क्या है, टोटल 7 महाद्वीप है। अब उसके बाद में अगर बात की जाए कि पैंथालासा से किसका निर्माण हुआ भाई, पैंथालासा, तो पैंथालासा से भी देख लो। पैंथालासा से इधर साइड में लिख रहा हूं मैं, पैंथालासा। तो पैंथालासा से अगर देखा जाए तो 4 महासागरों का निर्माण हुआ, महासागर। तो 4 महासागर कौन कौन से, सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले 4 महासागर कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे अगर देखा जाए प्रशांत महासागर, क्लियर। नंबर 1 पे आएगा प्रशांत महासागर। नंबर 2 पे अगर बात की जाए अटलांटिक महासागर आ जाएगा, क्लियर। नंबर 3 पे अगर बात की जाए, जैसे कितने टोटल हो गए, ये हो गया अपना। और 3 पे अगर बात की जाए हिंद महासागर, महासागर, क्लियर। और 4 पे अगर बात की जाए आर्कटिक महासागर। ये टोटल कितने महासागर हो गए, टोटल 4 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ये टोटल 4 महासागर हो गए। उसके अलावा अब बात तो ये है कि 33 से किसका निर्माण हुआ, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मरुस्थलों का निर्माण हुआ था। 33 से किसका निर्माण हो रहा है भाई, मरुस्थलों का निर्माण हुआ। अब तो ये उत्पत्ति है, उत्पत्ति कालखंड में अगर देखा जाए, देखो उत्पत्ति कैसी है, ये सबसे पहले तो अपने ये पता होना चाहिए, पेंजिया, पेंजिया स्थल, भागता स्थल, भाग के टूटने से किसका निर्माण होता है, तो पेंजिया के टूटने से किसका निर्माण हुआ, पेंजिया के टूटने से निर्माण होता है किसका, महाद्वीपों का निर्माण हुआ, क्लियर, महाद्वीपों का निर्माण हुआ। उसके अलावा पैंथालासा के टूटने से किसका निर्माण हो रहा है, महासागरों का निर्माण हो रहा है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, तो महासागरों का निर्माण हो रहा है। 33 से किसका निर्माण हो रहा है, तो 33 से निर्माण हो रहा है मरुस्थलों का। तो ये इनकी प्रारंभिक जानकारी है जिसके अंदर आप, अब देखा जाए तो 33 के अवशेष अगर देखा जाए मरुस्थलों में किस प्रकार मिलेंगे, तो उसको पे अपने बात करेंगे। तो ये सातों के सातों महाद्वीपों के नाम याद रखना, महासागरों के नाम याद रखना। तो ये सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं। अब अपने देखते हैं कि महासागर 33 से कैसे निर्माण हुआ, इसके अवशेष क्या है, किस प्रकार से अपने इसके अंदर देखना है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि जब मरुस्थल है, मरुस्थल के अंदर 33 के अवशेष किस प्रकार मिलते हैं, क्या जानकारी अपने को मिलती है कि 33 का अवशेष ही मरुस्थल है, तो कैसे अपने सबसे पहले उस पर अपने चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए 33, अब देखो 33 से उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो देखा जाए तो अगर आपको पता है पृथ्वी जो है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, घूर्णन गति करती है, पूर्व की ओर घूर्णन गति करती है। आपने अधिकतर देखा होगा जितने भी महाद्वीप है, जितने भी महाद्वीप है उनका जो पश्चिमी जो किनारा है ना, पश्चिमी किनारा, जैसे मान लो आप अरब यूरोप के अंदर आ जाओ, चाहे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जाओ, चाहे कहां पे जाओ, उत्तरी अमेरिका के अंदर जाओ, उनके अंदर अधिकतर जो आपको मिलेंगे, अधिकतर मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम तट पर मिलेंगे। क्योंकि ये जो जल था, ये जल, इसके जो मिट्टी थी वो लगभग जो रह गई कहां पे जमा हो गए थे, इनकी मिट्टियां वो जमा हो गई कहां पर, पश्चिमी तटों पर। तो यहाँ पर अधिकतर जो मरुस्थल मिलेंगे आपको, अधिकतर जो मरुस्थल मिलेंगे वो कहां मिलेंगे आपको, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर मिलेंगे। जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ग्रेट विक्टोरिया, उसके अलावा सहारा का मरुस्थल है, आटाकामा का मरुस्थल है, भारत के इसके एशिया के अंदर देखा जाए अरब का मरुस्थल। तो ये लगभग जो मरुस्थल है वो कहां पे मिलेंगे आपको, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर मिलेंगे। अब सबसे पहले अगर बात की जाए कि 33 जो है वो मरुस्थल के अंदर इसके अवशेष किस प्रकार से, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि 33 मरुस्थल में 33 के अवशेष, देखो सबसे पहले अपने ये बात करेंगे कि 33
के जो अवशेष है वो किस प्रकार अपने को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि मरुस्थल में सबसे पहली जानकारी तो ये देखा कि मरुस्थल के अंदर भी अपने को देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो चट्टाने हैं वो किस प्रकार के मिलती है। यहाँ पे जो चट्टाने मिलती है वो किस प्रकार के मिलते हैं, अवसादी चट्टाने। तो मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की प्रधानता, ये चीज आप ध्यान में रखना, प्रधानता। तो कैसे इस अगर मरुस्थल में अगर देखा जाए तो अवसादी प्रकार की चट्टानें आपको यहाँ पर अधिकतर मिलेगी। अवसादी चट्टान जहां पर मिलेगी, अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है कि कोई मान लो कि ये भूखंड है, ऊपर ये भूखंड है, यहाँ पर भी भूखंड है, इसके बीच में क्या है, पूरा का पूरा कोई समुद्री इलाका है, कोई भी समुद्री इलाका है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस भूखंड से भी नदियां अपना पानी इस भूखंड के अंदर डालेगी, जो यहाँ पर कोई गैप बना हुआ है, जिस प्रकार से भी जो भी है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर लाखों करोड़ों वर्षों के अंदर ये पानी यहाँ पर आके जमा हो जाएगा और यहाँ पर बाद में क्या होगा, वलयाकार आकृति के अंदर यहाँ पे किसे, जैसे आपने हिमालय देखा होगा, हिमालय के अंदर भी चट्टाने हैं, वो भी अवसादी प्रकार की चट्टाने अपने को देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो चट्टानों की प्रधानता हो, किस प्रकार की चट्टानों की प्रधानता, यहाँ पर अवसादी प्रकार की। जब अवसादी प्रकार की चट्टानें होंगी तो इन चट्टानों के अंदर क्या मिलेगा आपको, जो खनिज मिलेंगे। तो यहाँ पे जीवाश्म खनिजों की क्या रहेगी, यहाँ पर प्रधानता रहेगी, जीवाश्म खनिजों की प्रधानता। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, प्रधानता। तो इस क्षेत्र के अंदर जीवाश्म खनिजों की क्या रहेगी, अत्यधिक प्रधानता रहेगी। जैसे खनिज कौन से, जीवाश्म खनिज के बारे में अगर बात की जाए, जैसे कोयला, उसके अलावा कोयले के अलावा देखो प्राकृतिक गैस के भंडार, पेट्रोलियम। तो इस प्रकार से आपको क्या मिलेंगे, जीवाश्म गैस के भंडार यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक गांव है कुलधरा गांव में, कहां पे, जैसलमेर में अगर देखा जाए इस क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिला कि यहाँ पे एक मछली का अवशेष मिला है, मछली अवशेष। तो ये चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो मछली है उसका क्या मिल रहा है आपको, अवशेष मिल रहा है। अब ऐसे है ना कि समुद्र यहाँ पे इस मरुस्थल में मछली क्या करने आई है, तो यहाँ पे बताया जाता है या तो जब मरुस्थल सूखा तो इसके अंदर जो मछली थी वो यहाँ पे जमा रहेगी होगी, या किसी पानी के लहर के साथ में यहाँ पे मछली है जिससे ये सूखकर इसका अवशेष जो है वो यहीं पर जमा हो गया था। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे आकलगाम जैसलमेर के अंदर है। यहाँ पे जुरेसिक काल के अवशेष मिले हैं, जुरेसिक काल की वनस्पति के अवशेष मिले हैं। तो ये चीज भी आप देखने के लायक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर देखा जाए जुरेसिक काल की, तो ये मान लो जुरेसिक काल के अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे मेसोजोइक काल जो है उसका एक कालखंड था, मेसोजोइक कालखंड का एक पार्ट था जुरेसिक ट्रियोसिक काल यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे जुरेसिक काल के कुछ वनस्पति हैं जो आपने देखा डायनासोर इसी काल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो जुरेसिक काल की बड़ी वनस्पतियों का यहाँ पे क्या मिलता है आपको, साक्ष्य मिलते हैं। उसके अलावा और चीज देखी जाए, यहाँ पे खारे पानी की झीलें, ये सबसे बड़ा इसका प्रमुख उदाहरण है। तो ये देखा जाए तो ये 33 का अवशेष होने का यहाँ पे प्रमाण आपको मिलता है कि मरुस्थल के अंदर अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। क्लियर। उसके अलावा यहाँ पर जीवाश्म खनिजों की क्या रही प्रधानता, जैसे अगर देखा जाए जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, प्राकृतिक गैस के भंडार मिल रहे हैं, प्राकृतिक पेट्रोलियम पदार्थ मिल रहा है आपको। यहाँ पे कुलधरा ग्राम के अंदर क्या मिली है, मछली के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है यहाँ पे समुद्र रहा होगा कोई। उसके अलावा अगर बात की जाए आकलग्राम, ये आकलग्राम कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर है। यहाँ से आपको जुरेसिक काल की वनस्पति, विशालकाय वनस्पतियों के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे खारे पानी की क्या मिल रही है, झीलें मिलते हैं। तो ये इसके कुछ 33 के अवशेष होने के आपको क्या मिल रहे हैं, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो ये अपना हो गया क्या, 33 के अवशेष के रूप में अपने मरुस्थल। अब उसके बाद में अपने आगे बात करते हैं कि जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल के अंदर अगर देखा जाए किस चीजों की प्रधानता है और किस प्रकार से। और जैसे अगर बात की जाए पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, पारंपरिक व अगर बात की जाए पारंपरिक व गैर पारंपरिक, तो थार के मरुस्थल में गैर पारंपरिक ऊर्जा
स्रोतों के साथ साथ पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी प्राप्त होते हैं। वो कैसे प्राप्त हैं? जैसे अगर बात की जाए, पहली बात तो गैर परंपरागत स्रोत की अगर बात की जाए, परंपरागत स्रोत की अगर बात की जाए और गैर परंपरागत स्रोत की अगर बात की जाए, तो अगर बात की जाए परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसके अंदर तो अगर देखा जाए, इसके अंदर तो जो चीज कभी खत्म ना हो, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। सौर ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया, बायोमास हो गया, ये सब किसके अंदर आ जाएगी? तो ये सब आ जाएगा इसके अंदर। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब जो चीजें हो जाएगी समाप्त। तो इस पर के अंदर अपने को देखने को मिलता है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। गैर परंपरागत के साथ साथ में क्या मिलता है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के भी साक्ष्य यहाँ पे को आपको देखने को मिलेंगे। जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत तो आपको पता है सौर ऊर्जा, अपने राजस्थान के मरुस्थल के अंदर बहुत सारा अपने को क्या हो सकता है, सूर्य की किरणें यहाँ पर बहुत ज्यादा रहती है और यहाँ पर सूर्य जो है बहुत ज्यादा चमकता है, इसको देख लेना। उसके अलावा पवन ऊर्जा भी यहाँ पे संभावना है, 32 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पे क्या चलती है, प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है, जिससे पवन ऊर्जा की संभावित स्रोत है। उसके अलावा अगर बायोमास हो गया, बायोगैस के यहाँ पे भी राजस्थान के अंदर संभावित है। उसके अलावा अगर बात की जाए कोयले की अगर बात की जाए तो कोयला हो गया और पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब चीजें जो है इस राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी यहाँ पर राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये अपना हो गया, इसके अंदर क्या क्या मरुस्थल के अंदर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के साथ साथ में क्या, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के साथ साथ में क्या मिलेंगे आपको? परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी अपने राजस्थान के मरुस्थल में देखने को मिलेंगे। अब अपने बात करते हैं कि इसके विस्तार जो है, राजस्थान के अंदर जो विस्तार है वो किस प्रकार से। सबसे पहले अगर अपने देखा जाए विस्तार के अंदर, मरुस्थल का विस्तार, किसका विस्तार? मरुस्थल का विस्तार। अब किस प्रकार से देखो, मरुस्थल के विस्तार की अगर बात की जाए, इसको दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले कि कहां कहां पर है ये, भारत व पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अगर देखा जाए और भारत में देखा जाए तो भारत के अंदर लगभग 62 के आसपास में ये भारत के अंदर अवस्थित है और लगभग 38% जो है वो कहां पे आपको मिलेगा? ये पाकिस्तान के अंदर मिलेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं अपने, किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें। भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो 62% है और पाकिस्तान के संदर्भ, पाकिस्तान वाला अपने को पढ़ना नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, चोलिस्तान। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, थार के मरुस्थल को किस नाम से? थार के मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। क्लियर, इसको याद रखना, चोलिस्तान। तो चोलिस्तान वहां पे देख लेना। उसके अलावा भारत के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है? थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। राजस्थान, भारत के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल। और भारत के पास में इसका कितना प्रतिशत हिस्सा है? भारत के अंदर ये 62% हिस्सा है। अभी भारत के अंदर कहां पर है वो भी चीज देख लो। भारत के अंदर अगर बात की जाए, राजस्थान के अंदर इसका सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता है। क्लियर है। उसके अलावा अगर बात की जाए, राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो 61.11% जो भाग है, 61.11% भाग है जो कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। और 0.89 जो प्रतिशत भाग है ये कहां पर मिलेगा उस पर बात करते हैं। सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है? ये राजस्थान में। उसके अलावा गुजरात में, पंजाब में और हरियाणा में, हरियाणा में इसका विस्तार है। क्लियर है। तो इतनी चीज ध्यान में रखना। विस्तार के अंदर अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत के अंदर 62%, पाकिस्तान में 38%। पाकिस्तान में से किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से। उसके अलावा थार का मरुस्थल जो है वो राजस्थान में इसका कितना? 61.11% है। और इसके अलावा गुजरात, पंजाब और हरियाणा के अंदर से 0.89% कहां पे मिलता है? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए, ये जो विस्तार है पहले तो अपने किसके अंदर पढ़ लिया? ये भारत के संदर्भ में पढ़ लिया। अब छोटा सा यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि देश के अंदर, अपने भारत के अंदर देश में कुल 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आजकल इसी क्वेश्चनों के ट्रेंड चल रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर कितने टोटल डेजर्ट ब्लॉक है?
राजस्थान के अंदर टोटल 85 डेजर्ट ब्लॉक है, इसको भी आप ध्यान रखना भाई। राजस्थान के अंदर कितने ब्लॉक है टोटल? देश के अंदर टोटल 142 डेजर्ट ब्लॉक बनाए हुए हैं। राजस्थान के अंदर उनमें 142 में से कितने टोटल राजस्थान के अंदर है? तो 85 डेजर्ट ब्लॉक बने हुए हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए, ये जो थार का मरुस्थल है, ये थार का जो मरुस्थल है ये विश्व का 17वां, थार का मरुस्थल विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है, इसको भी आप ध्यान रखना। उसके अलावा अगर उपोषण दृष्टि से अगर बात की जाए, उपोषण दृष्टि से तो ये लगभग 9वां बड़ा मरुस्थल है, तो इसको ध्यान रखना। विश्व में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 17वां बड़ा, और उपोषण दृष्टि से अगर देखा जाए, जलवायु की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 9वां सबसे बड़ा ये मरुस्थल है, इसको ध्यान रखना भाई। तो ये डेजर्ट ब्लॉक को ध्यान रखना। उसके अलावा विश्व के अंदर कितने कौन से नंबर का बड़ा है ये मरुस्थल है, इसको भी आप ध्यान रखना। तो ये अपना हो गया। उसके अलावा अगर बात की जाए, ये जो है जो मरुस्थल है ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी भाग है, इसको भी आप ध्यान रखना, जिसका प्रारंभ कहां से होता है? अफ्रीका से शुरू होकर ईरान होते हुए फिलिस्तीन होकर ये भारत के अंदर अरब मरुस्थल से होते हुए भारत के अंदर तक पहुंचता है, और भारत के अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अंदर ये फैला हुआ है। तो ये अगर देखा जाए कि किसका भाग अगर पूछा जाए, कौन से मरुस्थल का अगर भाग पूछ लिया जाए, तो ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का ये क्या है? भाग है। तो मरुस्थल के अंदर ये चीज आप ध्यान में रखना। ये मरुस्थल का विस्तार की अगर बात की जाए, भारत के संदर्भ में, पाकिस्तान के संदर्भ में, इसका अगर वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो उसको देखना। उसके अलावा अगर टोटल बात की जाए, क्षेत्रफल की अगर बात की जाए इसके मरुस्थल की, तो 2,09,042 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखना। टोटल जो मरुस्थल है, टोटल मरुस्थल का अगर क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 2,09,042 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर मुख्य मरुस्थल की बात की जाए, मुख्य मरुस्थल की अगर बात की जाए तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर मुख्य मरुस्थल जो है वो कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगर इसका संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो कितना है? 2,09,042 किलोमीटर का क्या आएगा? क्षेत्रफल टोटल आ जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। उसके अलावा अपन ने बात कर रहे थे कि यहाँ पर जनसंख्या कितने प्रतिशत है। अपने विस्तार के अंदर ये चीज पढ़ेंगे कि जनसंख्या कितने प्रतिशत है। पहले तो विस्तार क्षेत्रफल देख लिया अपन ने। विस्तार क्षेत्रफल देखने के बाद में अब अपने बात करते हैं कि कितने जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो निवास के अंदर अगर बात की जाए टोटल जनसंख्या में, तो जनसंख्या देखो, टोटल जनसंख्या में अगर बात की जाए तो इस मरुस्थल में लगभग 40% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है, जो कि विश्व के अंदर अगर जैव विविधता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या निवास करने वाला ये मरुस्थल है। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो यही है। क्लियर? तो जनसंख्या कितने प्रतिशत है यहाँ पे? 40% जनसंख्या यहाँ पे क्या करती है? निवास करती है। उसके अलावा अगर बात की जाए इसके विस्तार में, जनसंख्या हो गया, विस्तार में एक चीज बताने के लिए क्षेत्रफल में अगर देख लिया जाए तो ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल का इस प्रकार से फैला हुआ है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। ये उत्तर से दक्षिण इसका 640 किलोमीटर लंबा है, उसकी लंबाई है, और उसके अलावा इसकी जो चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। ये चीज अपने आगे बात करेंगे, पर जनसंख्या में आप ध्यान रखना 40% जनसंख्या यहाँ पे क्या करती है? निवास करती है। अब टोटल जिले कितने यहाँ पे? यहाँ से क्वेश्चन जनसंख्या पे बता दिया, क्षेत्रफल पे बता दिया, अब जिलों पे बात करते हैं। टोटल जिले कितने यहाँ पे? जिले, अब जिले कैसे याद करें? सबसे बड़ी दिक्कत है, तो आप सबसे पहले लिखिए योद्धे में कितने जिले आते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए शेखावाटी की अगर बात की जाए, अब देखो कितने जिले अपने याद होंगे? 5 जिले याद होंगे। जैसे अगर योद्धे जिसको नाम पता है तो यहाँ पे 2 जिले आते हैं। कौन से होते हैं? एक तो हनुमानगढ़, दूसरा गंगानगर। तो याद करने में इतना आसानी रहेगी आपके। उसके अलावा शेखावाटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो कितने जिले याद हो गए आपके? 5 जिले। टोटल जिले कितने इसके अंदर? 12 जिले। देखो 5 जिले अपने याद हो गए। उसके अलावा अगर बात की जाए जांगलदर, तो जांगलदर के नाम से किसको जाना जाता है? बीकानेर को, तो बीकानेर याद रख लेना। उसके अलावा
वल देख लिया, उसके ये वल देख लेना, बाड़मेर, बाड़े में बल्ब जला दो भाई, बाड़े में क्या जला दो, बल्ब जला दो। उसके अलावा मरु में अगर देखा जाए मरुस्थल, संपूर्ण मरुस्थल में अगर बात की जाए तो जैसलमेर। तो इसको याद रख लेना। कितने हो गए, 5 6 7 8 हो गए। उसके बाद में अगर बात की जाए जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी जिलों की अगर बात की जाए, देखो कौन कौन से। सबसे पहले अगर बात की जाए जोधपुर, जोधपुर आ गया, जोधपुर को देख लेना। जोधपुर के बाद में अगर देखा जाए पाली, पाली, नागौर, ये आ गया इस तरीके से। उसके बाद में आ जाएगा अपना जालोर। तो ये टोटल 12 जिले किसके अंदर आ जाएंगे, इस विस्तारित क्षेत्रफल के अंदर आ जाएगा। टोटल मरुस्थल का जो किन किन जिलों के अंदर विस्तारित है, देखो हनुमानगढ़, गंगानगर, टोटल ये उदय प्रदेश में 2 जिले, शेखावाटी में 3 जिले, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जंगलधर बीकानेर में, ठीक है। जग अपना क्या हो गया, बिक गया। वल को किस तरीके से याद रखेंगे, बाड़े में क्या जला दो भाई, बल्ब जला दो। मरु के अंदर आपको पता चले जाएगा किसके अंदर है, जैसलमेर में। मारवाड़ी में अगर जोधपुर, पाली और नागौर और जालोर, इनके अंदर टोटल क्या आ जाएगा अपना, ये टोटल जिले आ जाएंगे 12। तो इन जिलों को आप इस तरीके से याद कर लेना। किसी भी प्रकार से आप ट्रिक्स बना के इसको याद कर सकते हो। बाई आपसे क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर कितने जिलों के अंदर मरुस्थल का विस्तार हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना। आज अपने विस्तार तक बात करेंगे और थोड़ा बहुत चलो इसकी विशेषता भी और बात कर लेते हैं। उसके बाद में अपने क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण करके इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे। तो विशेषता में 2-4 विशेषता आपको बता देता हूँ, हालांकि मेंस का टॉपिक है पर थोड़ी बहुत विशेषता बता देता हूँ तो आपको याद रहेगा और काफी आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मरुस्थल की विशेषता में अगर बात की जाए, मरुस्थल की विशेषता में अगर बात की जाए तो ये विशेषता में अगर बात की विश्व में सबसे पहले बड़ी विशेषता में अगर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या, विश्व में सर्वाधिक क्या, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, या सर्वाधिक जैव विविधता भी लिख सकते हो आप, जैव विविधता वाला मरुस्थल। क्लियर है, इसको भी इस तरीके से ध्यान रखना। लगभग यहाँ पे अगर प्रति व्यक्ति अगर वो जनगणना देखा जाए तो लगभग इसका 200 जनगणना प्रति व्यक्ति आपको मिलेगा यहाँ पे। उसके अलावा अगर बात की जाए तो पहला तो जनसंख्या की दृष्टि से हो गया। उसके अलावा अगर बात की भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियमित करता ही। ऋतु चक्र कैसे, जैसे मान लो कि एक बार गर्मी ज्यादा पड़ी है, उसके अलावा जिस प्रकार एक टाइम में गर्मी, जैसे मान लो कि इस ऋतु के अंदर गर्मी पड़ी, गर्मी ठीक पड़ी, उसके अंदर गर्मी यहाँ पे भी ठीक ठाक पड़ी। तो इस प्रकार से क्या करता है, जैसे अगर इस साल में गर्मी ज्यादा पड़ी है तो अगले साल भी ठीक है, गर्मी का लेवल जो रहेगा वो नॉर्मल तरीके से ऋतुओं को क्या करता है, एक संतुलित बैलेंस बनाता है कि ऋतुओं के अंदर जैसे मान लो कि एक साल में गर्मी ज्यादा पड़ी तो ऐसा नहीं कि अगले साल भी ज्यादा पड़ेगी, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे अगर इस समय गर्मी पड़ रही है, इस समय नॉर्मल तरीके से गर्मी को संतुलन, पूरा जो ऋतु चक्र है इसको क्या करता है, ये संतुलित करता है। उसके अलावा अगर बात की जाए 3 नंबर पे, ये मानसून को आकर्षित करता है। क्या करता है, मानसून को क्या करता है, आकर्षित करता है। कहां पर, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में। क्लियर है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में क्या करता है, मानसून को आकर्षित करता है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ की जो मिट्टी है और विशेषता में अगर बात की जाए, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार की, रेतीली, बलुई मृदा। क्लियर है, तो इसको एंटीसोल नाम से, इसका वैज्ञानिक नाम की अगर बात की जाए एंटीसोल, इसको नाम ध्यान रखना। तो यहाँ की जो मिट्टी है, ये क्या है, एंटीसोल मृदा है, इसको भी आप ध्यान रखना। और अगर सर्वाधिक अगर बात की जाए, अगर राजस्थान के अगर किसी भूभाग पर अगर देखी जाए सर्वाधिक अगर मिट्टी की अगर बात की जाए तो मरुस्थलीय मिट्टी यहाँ पर पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल पे पाई गई है। उसके अलावा अगर बात की जाए इसका जो ढाल की अगर बात की जाए और यहाँ की प्रमुख नदी की बात की जाए, नदी से आप क्या कर सकते हो, यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, लूनी है।
यहाँ की अगर वनस्पति की अगर बात की जाए, वनस्पति कौन सी है यहाँ पे, मरुद्भिद यहाँ की क्या है, वनस्पति। इसको जीरोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबी, यहाँ पे मान लो कि जैसे खेजड़े की जड़ें जो होती है काफी लंबी होती है, तो मरुद्भिद प्रकार की यहाँ पे क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। उसके अलावा सातवीं जो विशेषता यहाँ की, इसका जो ढाल है, ढाल जो है वो उत्तर दक्षिण से, इसका जो ढाल है जिस प्रकार देखो, इसका ढाल, जैसे आप ढाल देख लिया, याद करने के लिए आपको देखो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा इसका ढाल की अगर बात की जाए तो यहां से एक नदी निकलती है, नदी, तो इसका जो ढाल निकलेगा देखो, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका क्या है, ढाल है। क्योंकि ये नदी देख लो, नदी उत्तर साइड में गई, उत्तर पूर्व से, ये क्या है दक्षिण पश्चिम की ओर ये नदी बहती हुई जा रही है, तो इसका ढाल भी आप ध्यान रखना, इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है। तो आज अपने यहां तक बात करेंगे मरुस्थल की विशेषता में। सबसे पहले विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला या जैव विविधता वाला क्या मरुस्थल है। उसके अलावा यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में क्या करता है, ऋतु चक्र को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और अगर भारतीय महाद्वीप में अगर और भी देखा जाए, उसके अलावा मानसून को नियंत्रित करता है। मानसून को नियंत्रित करने वाले की अगर बात की जाए तो इसको भी आप ध्यान रखना। उसके अलावा रेतीली, यहाँ की जो अन्य विशेषता में अगर रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है इस मरुस्थल के अंदर, और इस मरुस्थल की मिट्टी का नाम क्या है, अगर वैज्ञानिक नाम की अगर बात की जाए तो एंटीसोल है। उसके अलावा यहाँ की जो नदी है, नदी कौन सी है, लूणी नदी है, लूणी नदी। और उसके बाद वनस्पति कौन सी है, मरुद्भिद यहाँ की क्या है, वनस्पति है, लंबी जड़ वाले, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, जीरोफाइट्स इसका नाम है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। और इसका जो ढाल है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका क्या है, ढाल है। तो ये आप ध्यान में रखना। उसके अलावा इसको बढ़िया से आप देखना, 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसको आप बढ़िया से याद करो, नोट्स बनाओ, और जितना हो सके अपने मित्रों और दोस्तों को क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके साथियों, धन्यवाद।